नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा मंच है। भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। चर्चा में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8वीं बार भारत की सदस्यता कितनी अहम है। बात करेंगे दुनिया में शांति अभियानों की अगुवाई करने वाले भारत के एजेंडे में इस बार क्या कुछ खास अहम विषय होंगे। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के लिए क्या कोशिशें चल रही हैं और स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी कितनी प्रबल है। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, आपसे उनको मिलवा देती हूँ। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजदूत। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। धन्यवाद। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका। और अब मैं रुक करूंगी डॉक्टर चौलिया आपका। आपने सुना अशोक जी को, जो बातें उन्होंने उठाई, जो चुनौतियां उन्होंने उठाई, जो संयुक्त राष्ट्र के सामने इस वक्त हैं। चाहे कोविड-19 में भारत के सहयोग की बात करें दुनिया भर के लिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति या आतंकवाद की बात करें, या वो मुद्दे जो अशोक जी ने उठाए, आपको क्या लगता है कि इस बार 8वीं बार सदस्यता के तौर पर भारत के सामने वो कौन से अहम विषय होंगे जिन्हें लेकर भारत आगे बढ़ेगा? जी अमृता, सबसे पहले तो देखिए वैश्विक आप परिप्रेक्ष्य देख लें तो एक जो कहा जा रहा था कि एक नया शीत युद्ध आरंभ हो गया है चीन और अमेरिका के बीच। जी। तो इसका मतलब है जो महाशक्तियां हैं, जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं विश्व में, जो दोनों ही स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उन दोनों में जो टकरार है उसमें कोई कमी नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि जो बाइडेन हुकूमत जब आएगी वॉशिंगटन में 20 जनवरी को, तो वो बल्कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर और ज्यादा तेज होगी ये जो टकरार है। तो भारत जब अस्थायी सदस्य जा रहा है तो बैकग्राउंड में ये फैक्टर बहुत अहम रहेगी। किसी भी वैश्विक संकट पर कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई साझा ऐसे कोई राय निकल कर आ पाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच जो लड़ाई है वो और खतरनाक होती जाएगी। तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत का क्या किरदार रहेगा, हमें एक तो देखना होगा अपने राष्ट्रीय हितों को, और उसके हिसाब से हम वोट डालते हैं। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल विषय पर जब हमें मत डालने होते, तो एक तो हम अपने हितों को कैलकुलेट करके डालते हैं। दूसरा, हमें हमारे चीन के साथ जो बहुत ही खराब संबंध चल रहे हैं पिछले 1 साल से, जब भी एलएसी का क्राइसिस शुरू हुआ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के साथ ज्यादा हमारी नजदीकी रहेगी, ये बेशक है। लेकिन कुछ ऐसे भी अन्य विषय हैं जिस पर अमेरिका और भारत के भी भिन्न राय हो सकते हैं, जिसमें चीन कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। तो एक तो ये है कि देखिए, जब हम सदस्यता पाते हैं तो वोट तो डालने पड़ते हैं, या फिर कम से कम मिनिमम जो कहते हैं एब्सटेन, कि ना हाँ या ना बल्कि एब्सटेन कर लिया। तो इस तरह के चॉइसेस हैं, ये बहुत अभी चयन बहुत करने पड़ेंगे हमें, बहुत ही नुकीले विषयों पर। दूसरा, और ये एक जैसे नेतृत्व का एक चिन्ह भी होता है कि हम नरेंद्र मोदी सरकार के तहत हमने बहुत ही ठोस कदम लिए हैं अपने राष्ट्रीय हितों में, तो ये तो हो गई। दूसरा, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि बहुपक्षीय जो राजनीति है वो बिल्कुल डगमगा गई है और लग नहीं रहा है कि उन पे वो वापस खड़ी हो पाएगी। तो इसमें भारत का, हमने डॉक्टर जयशंकर और उनकी जो टीम है, उन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने भी इसका काफी बार जिक्र किया है कि रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, कि हम बदली हुई बहुपक्षीय राजनीति देखना चाहते हैं। वही पुरानी बहुपक्षीय राजनीति नहीं जिसमें एक बड़ी शक्ति होती, जैसे अमेरिका हुआ करती थी, और उसी के लीडरशिप के अंतर्गत हुआ करती थी ये जो बहुपक्षीय राजनीति। और अब चीन भी अपने आप को मान रहा है कि उसके लीडरशिप के नीचे एक बहुपक्षीय राजनीति चलाई जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं एक जो इक्विटेबल, हम कहते हैं कि जैसे बराबर की बहुपक्षीय राजनीति चले, तो उस तरह की मल्टीलैटरलिज्म, मेरे ख्याल से वो हमारी गोल रहेगी। और रही बात पीस कीपिंग का, आपने पहले जिक्र भी किया था कि जहां पर दुनिया भर में ये जो मिशंस होते हैं, इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसमें भी हम रिफॉर्म्स चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पाए, क्योंकि जो डोनर कंट्रीज होते हैं यूएन में, जो बड़ी शक्तियां होती है, जो सबसे ज्यादा रकम देती है इन मिशंस के लिए, उनके ही हाथों में सारे निर्णय लिए जाते थे।
हालांकि बलिदान हमारे जवान देते थे जाकर यूएन पीस कीपिंग फोर्स, खासतौर पे अफ्रीका में। तो अब हम चाहेंगे कि जो विकासशील देश हैं उनका एक नेतृत्व, उनका झंडा जो है वो भारत ही लहरा सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो इसलिए हम दूसरे जो विकासशील देश हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे और इस पर चाहेंगे कि उनकी आवाज बनकर हम निकले वहां पर, क्योंकि चीन अपने आप को वैसे तो कहलाता है कि हम भी एक विकासशील देश है, लेकिन चीन अगर आप आंकड़े देख ले तो वो मिडिल इनकम कंट्री है, लो इनकम तो रहा नहीं। और दूसरा, चीन जिस तरह की धौंसिया उसने रवैया अपनाया है विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो कौन सा ऐसा देश है जो 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 एक सक्रिय भूमिका निभा सकती है विकासशील देशों के का साथ देते हुए और उनकी आवाज बनते हुए, उनका जैसे एक मुखौटा बनते हुए, वो भारत है। तो मेरे ख्याल से इससे हमारी जो वैश्विक जो प्रेस्टीज है, सॉफ्ट पावर, नरम शक्ति जो हम कहते हैं, उसमें भी इजाफा होगा इन 2 सालों में। और हमारी रही बात ताकत और सपोर्ट की, आप तो कह ही रहे हैं कि 184 देश ने हमारा साथ दिया है। इसका मतलब है कि भारत पर सभी की निगाहें हैं, भारत में विश्वास है लोगों का। और चीन के मुकाबले ज्यादा जो अफ्रीका हो, एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो और विकसित देशों में भी भारत के और प्रति ज्यादा लोगों में प्रेम है, ज्यादा आदर है, क्योंकि हम अधिक्रमण और ये जो उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि विस्तारवाद को हम होने नहीं देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रहकर हमें विस्तारवाद को रोकना होगा और जिन जिन के साथ हमें साझेदारी करनी पड़ेगी उसकी भी रणनीति बनानी होगी। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मामले में ये सबसे बड़ा एक जैसे हमारे लिए लिटमस टेस्ट है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर जयशंकर ने प्रणाली बना रखी है इसके लिए। डॉक्टर चौलिया, मैं आपका रुक करना चाहूंगी, और चूंकि अगर हम यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो शीत युद्ध के समय से ही भारत इन रिफॉर्म्स का पक्षधर रहा है, लेकिन 1945 से इसके गठन से लेकर अब तक यानी कि 75 साल बाद बीत चुके। उस समय जब गठन हुआ तो भू राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया था, तब से अब तक काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। कितनी ज़रूरत है इन रिफॉर्म्स की, और अगर ये रिफॉर्म्स में कहीं रुकावट आ रही है तो वो बाधा क्या है? जी, बाधा सबसे पहले तो रिफॉर्म्स अत्यावश्यक हैं। ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है, भारत है, अफ्रीका से 1 या 2 देश हैं, इन सभीयों को स्थायी सदस्य तो बनना ही चाहिए। आबादी के हिसाब से देख लीजिए, या फिर आर्थिक गति हो, या फिर वैश्विक शांति के प्रति योगदान हो, या फिर शक्ति हो। तो इन सभी मायनों से इन देशों को, जो उभरती शक्तियां हम कहते हैं, इमर्जिंग पावर्स, इन सभी को होना चाहिए स्थायी सदस्य। लेकिन इन्होंने जो जिस तरह की रूल्स बनाई हैं रिफॉर्म की, उसी में खराबी है, क्योंकि उसमें कहते हैं कि 2/3 बहुमत आपको मिलना चाहिए जनरल असेंबली में, वो तो हम हासिल कर लेंगे आराम से। फिर कहते हैं कि 5 जो स्थायी सदस्य, उन सभी की रजामंदी आवश्यक है, वरना कोई भी नया सदस्य स्थायी रूप से आ नहीं सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, इसमें आप देखिए अमेरिका है जिसने हमारी तरफ हमेशा झुकाव दिखाया है, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साफ कह दिया है कि हम भारत को स्थायी सदस्य के तौर पे देखना चाहते हैं। रूस भी बहुत ही हमारे पक्ष में है। एक अकेला चीन ऐसा है जिसने रोका हुआ है, और चीन को जापान भी बिल्कुल नापसंद है, कहते हैं ना भारत को ना जापान को आने देंगे। और इसी प्रकार जो बाकी देश हैं, ब्राजील, जर्मनी और जापान और अफ्रीका के देश, इनमें सहमति नहीं है अपने अपने प्रांतों में। तो कुछ जो पड़ोसी देश होते हैं वो इसको किसी तरह वो अपने आप को दावेदार मानते हैं बजाय इनको। और इस तरह की जो राजनीति है, इसने कई देशों का जो हमारा जो स्वप्न है कि स्थायी सदस्य बन जाए, इसको किसी तरह उस पर पानी फेरा हुआ है। लेकिन फिर भी हमने ये जो टेक्स्ट बेस्ड रिफॉर्म्स की बात की है कि आप देखिए, अच्छा भाई बातें सभी कर रहे हैं, बयान सब दे रहे हैं, लेकिन एक कागज पे एक फॉर्मूला हो, उसमें लिखा जाए कि अच्छा ये इन देशों को अंदर आने दिया जाएगा, इनको वीटो पावर होगी या ना होगी, इनको इनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी और क्या हक होंगे, ये सब हम लिख कर देंगे। जब एक बार एक प्रस्ताव आ जाए और उस पर विचार विमर्श हो, उस पर वोट हो, तो हमारी चांसेस बढ़ जाती हैं। और अभी कई वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या है चीन, और दूसरा चीन कुछ देशों को आगे भी फ्रंट की तरह यूज कर रहा है, इसी तरह जापान और हमें रोकने के लिए। उन्हें कहते हैं कॉफी क्लब,
और ये एक ग्रुप है यूनाइटेड, अपने आप को कहलाते हैं कि हमें जो है छोटे देशों के भी बारे में भी सोचना चाहिए, न केवल उभरते शक्तियों की। जी। और इसके पीछे इनकी रणनीति यही है कि किसी तरह भारत और जापान खासतौर पे इन दोनों को विफल कर दिया जाए। जी। तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा देश नहीं है, 12-15 ही हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल हैं। तो इन देशों ने, जैसे आप कहते हैं, मजा किरकिरा कर रखा है और ये कहते हैं कि अच्छा भाई बहस करो। ये जी। बहस की भाई पीछे पूरा जो 2020 है वो बहस में चला गया। फिर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हम रिफॉर्म्स के बारे में जो डायलॉग चल रही है, उस डायलॉग को भी रोक दिया जाए और बाद में देखेंगे। जी। और चीन इन सब के लिए देखिए पीछे खड़ा है सूत्रधार की तरह। वो चीन कहता है कि अच्छा भाई जल्दी क्या है, 1-2 साल और रुक लीजिए फिर देखते हैं। और इसी तरह वो टाल रहे हैं रिफॉर्म्स को। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो कॉफी क्लब है इसको तोड़ा जाए। इसमें इटली जैसे भी कुछ देश हैं जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन वो अपने ही कारणों की वजह से इसमें शामिल है। तो हमारी रणनीति अभी यूरोप के साथ तेज करने की है कि किसी तरह उनसे सहयोग बढ़ाया जाए और उन सबको उस कॉफी क्लब से निकाला जाए। डॉक्टर जयशंकर बहुत कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को तो आप रहने ही दीजिए, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगा कभी भी कि भारत का जी, सदस्यता बिल्कुल। बने। अभी भी वो थोड़े घबराए हुए हैं कि जब हम अस्थायी सदस्य के रूप में अगले 2 सालों में क्या जाने क्या-क्या कर डाले। अभी इन्होंने ज़ाकिर रहमान लखवी और हाफिज सईद को सजाए जेल सुनाई है। लेकिन अगर हम वहां पे रहें तो देखिए इनके ऊपर कितना प्रेशर बढ़ेगा एफएटीएफ के तौर पे बिल्कुल, और और ये भी कई प्रेशर तरह के। पाकिस्तान पे तो वो दिखता नहीं भी है। चाहते डॉक्टर कि हम चौलिया, कभी चूंकि बने। बिल्कुल आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और बेहद अहम जानकारियां साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।